नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग में अब सप्ताह भर का ही समय है। ऐसे में हर कोई जानने की कोशिश में है कि किसका पलड़ा भारी है, डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस या फिर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। चुनाव से पहले तमाम मीडिया संस्थानों के सर्वे भी सामने आ रहे हैं। तो अमेरिकी चुनाव में इस समय कौन किस पर दिख रहा है भारी, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी चर्चा। नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की कोशिश तेज। ईरान ने इजरायल को दी धमकी, लिया जाएगा बदला। और चलते चलते में बात करेंगे दक्षिण अफ्रीकी देश चाड में हुआ आतंकी हमला। तो अमेरिका में इस समय एक ही सवाल सभी की जुबान पर है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दिन रात एक किए हुए हैं कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार ही व्हाइट हाउस पहुंचे। चुनाव 5 नवंबर को होगा, लेकिन इससे पहले देश भर में प्री इलेक्शन में भी जमकर वोटिंग हो रही है। करीब 5 करोड़ लोग वोटिंग कर चुके हैं और 5 नवंबर तक की संख्या 10 करोड़ को भी पार कर सकती है। लेकिन कई राज्यों में बैलेट बॉक्स फूंकने और उनके नष्ट होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक FBI इन घटनाओं की जांच में स्टेट और स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें वॉशिंगटन के पोलिंग बूथ पर कई बैलेट बॉक्स से धुआं निकलता देखा जा सकता है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन बैलेट बॉक्स को स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे तक खाली नहीं किया गया, जिस वजह से बैलेट नष्ट हो गए। वैंकूवर पुलिस विभाग ने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह 4 बजे बैलेट बॉक्स में आग लगने की खबर मिली थी और मौके पर पहुंचते ही हमने एक संदिग्ध डिवाइस को हटा दिया। ये डिवाइस बैलेट बॉक्स के बगल में लगी थी। वहीं से लेकर वॉशिंगटन की क्लार्क काउंटी के ऑडिटर ग्रेग किम्से ने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। दोनों बॉक्स में फायर सप्रेशन सिस्टम लगा था, लेकिन वैंकूवर में जो बैलेट बॉक्स जल गया है उसका सप्रेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से हजारों वोट नष्ट हो गए। इसे लेकर अमेरिका में चिंता देखी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी लोगों में एक और चिंता दिखाई दे रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। इसकी वजह 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैपिटल हिल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को कभी नहीं स्वीकारा। उन्होंने हमेशा यही आरोप लगाया कि उस चुनाव में डेमोक्रेट्स ने धांधली की, जिसके चलते जो बाइडेन की जीत हुई। ट्रंप इस बार फिर चुनावी मैदान में है और डेमोक्रेट्स प्रत्याशी कमला हैरिस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका में पिछले 24 सालों में यह चुनाव सबसे ज्यादा कांटे का माना जा रहा है। जो भी सर्वे सामने आए हैं उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को बराबर वोट मिलते दिखाए जा रहे हैं। चुनाव में कमला हैरिस आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को हार का डर दिखाई दे रहा है। इसलिए वो पहले से ही चुनाव में धांधली के आरोप लगाने लगे हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कांटे के मुकाबले को देखते हुए अब रिपब्लिकन समर्थकों पर निशाना साधा है, खासतौर पर वो लोग जो ट्रंप को पसंद नहीं करते। दरअसल हाल ही में आए तमाम सर्वे में एक बात सामने आई है कि 25 से 28% रिपब्लिकन समर्थक मतदाता डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी ट्रंप से है। और कमला हैरिस ने अब इन वोटरों को अपने निशाने पर ले लिया है। अगर कमला अपने अभियान में कामयाब हो जाती हैं, तो उनकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक समर्थकों को लेकर तो पहले से ही निश्चिंत है और तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं कि डेमोक्रेट्स में हैरिस लोकप्रिय हैं। बराक ओबामा, जो बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन जैसे लोकप्रिय नेता कमला हैरिस का प्रचार कर रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गृह राज्य डेलवेयर में वोट डालने के बाद कहा कि इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए मताधिकार का इस्तेमाल करें। वोट डालते समय जो बाइडेन की पत्नी इस बार उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो कमला हैरिस के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है। जो बाइडेन ने कमला हैरिस की तारीफ करते हुए कहा कि कमला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनने के उनके पास कई कारण थे। उपराष्ट्रपति हैरिस स्मार्ट, सख्त और भरोसेमंद नेता है। और अब अगली खबर में बात एक और नाटो गठबंधन की। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे करीब 25 देश मिलकर नाटो जैसी संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन MMAO भी बुलाया जा रहा है। करीब 9 साल पहले दिसंबर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन IMCTC नाम की संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने मिलकर इसे बनाया और यह आज भी एक्टिव है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब एक नई संस्था बनने जा रही है। अभी ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है कि इस समूह में कितने देश होंगे,
क्या INCTC की तरह 42 देश होंगे या उससे कम? लेकिन एक अनुमान के अनुसार इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देश तो रहेंगे ही। अब इस नए समूह के कोर मेंबर की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बाहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया होंगे। इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया इस्लामिक नाटो के पार्टनर बन सकते हैं। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनई ने एसोसिएट सदस्यों के तौर पर इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। दावा किया जा रहा है कि नाटो की तरह संगठन बनाने के पीछे का मकसद ये है कि ये मुस्लिम देश मिलकर आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, अपनी अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, अपने सदस्य देशों की आंतरिक स्थिरता के लिए बाहरी मुश्किलों से लड़ेंगे। अब नाटो की तरह इस्लामिक नाटो बनने से भारत पर पड़ने वाले असर पर नजर डालें तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सरकार की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो कश्मीर विवाद बढ़ सकता है। ये समूह भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। इस समूह के बन जाने से पाकिस्तान मजबूत होगा और सीमा पर सुरक्षा को लेकर परेशानी हो सकती है। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल ने ईरान पर 26 अक्टूबर को हमला किया था। ईरान ने शुरुआत में तो बेहद सधी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि पलटवार किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने ऐलान किया कि इजराइल को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान सभी मौजूद साधनों का इस्तेमाल करेगा। शिन्हुआ की रिपोर्ट में बताया गया कि बाघई ने साफ कर दिया है कि ईरान इजराइल के हमले का जवाब देने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इजराइल को अपने हथियार, खुफिया जानकारी और राजनीतिक समर्थन बंद कर देना चाहिए, इसके बजाय कि वो अन्य देशों से आत्मसंयम बरतने का आह्वान करे। ईरान के ऐलान ने इजराइल में डर का माहौल पैदा कर दिया है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने गजा में अपनी घेराबंदी को और सख्त कर दिया है। इजरायली सांसदों ने एक खास कानून पारित किया है। इस कानून के तहत गजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी। इस कानून के तहत ये एजेंसी इजरायली धरती पर काम नहीं कर सकेगी। पारित हुए विधेयक के तहत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA का इजराइल के भीतर कोई भी गतिविधि करना प्रतिबंधित होगा। इजराइल UNRWA की सालों से कठोर आलोचना करता रहा है। इजराइल सरकार की तरफ से पेश विधेयक के पक्ष में 92 सांसदों ने और विपक्ष में 10 ने वोट डाले। पक्ष में ज्यादा वोट होने की वजह से ये पारित हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7 दशकों से ज्यादा समय से फिलिस्तीनी क्षेत्रों और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जरूरी मदद देने वाली एजेंसी पर प्रतिबंध लगाना गजा में मानवीय कार्यों के लिए एक झटका है। UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टॉमा ने विधेयक के पक्ष में वोटिंग किए जाने की निंदा की। और अब चलते चलते में बात करेंगे चाड में आतंकी हमले की। तो दक्षिण अफ्रीकी देश चाड के सैन्य अड्डे पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 40 सैनिकों की जान चली गई। चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी ने सैन्य अड्डे का दौरा किया और हमलावरों का पता लगाने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। चाड लंबे समय से नाइजीरिया की सीमा के पास देश के पश्चिमी हिस्से में उग्रवाद से जूझ रहा है। चाड के एक उच्च अधिकारी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि जिन लोगों की जान गई है उसमें गैरिसन का यूनिट कमांडर भी शामिल है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि बोको हरम के सदस्यों ने गैरिसन पर कब्जा कर लिया, हथियार जब्त कर लिए, भारी हथियारों से लैस वाहनों को जला दिया और चले गए। बोको हरम, जिसने पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ एक दशक से भी अधिक समय पहले विद्रोह शुरू किया था, वो अब नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में इस्लामी कानून स्थापित करना चाहता है। ये उग्रवाद कैमरून, नाइजर और चाड सहित पश्चिम अफ्रीकी पड़ोसियों तक फैल गया है। चाड की आबादी लगभग 18 मिलियन है और देश विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में डेबी इटनो की जीत हुई, लेकिन चाड की स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।